हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ 12 रजिस्टर ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड इन अ क्यूबिकल स्ट्रक्चरल शेप, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर ऑफ अ साइड। ठीक है जी। दिखने में तो इतना छोटा दिख रहा है, पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन लेंथी हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो जी, हमने इसकी मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी कराया था, जिसमें कि हमारे जो रेजिस्टेंस थे ऐसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर में लगे हुए थे। सिर्फ उसमें इतना डिफरेंस था, मैं उसकी जो वीडियो है उसका लिंक भी डाल दूंगा। उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस था कि उसमें जैसे हमने एक जो हमारा साइड थे उसके कॉर्नर के बीच में, जैसे यहाँ पे ए और बी इसी साइड के कॉर्नर के बीच में निकालना था, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगे हुए थे। बाकी 11 रेजिस्टेंस क्यूब की प्रत्येक साइड पर लगे हुए थे। जैसे यहाँ पे एक आर है, ये आर है, ये सारी साइड पे ये इस प्रकार से आप लगे हुए क्या है, हमारे रेजिस्टेंस है। तो ये मैं बार बार नहीं दिखा रहा, हर किसी साइड पे ऐसे हमारे क्या होंगे, आर ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है जी। आर ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है। 12 ओम 12 रजिस्टर होंगे ऐसे। देख लो साइड्स कितनी होती है, क्यूब में 12 साइड होती हैं, तो 12 रजिस्टर प्रत्येक साइड पे लगे हुए हैं। अब ये कह रहा था हमें कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है दो कॉर्नर के बीच किसी साइड के। तो ये जैसे एक साइड है ए बी, इसके दो कॉर्नर ए और बी हो गए, इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है मुझे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ए और बी के बीच में होगा, वो सिर्फ ये स्मॉल आर थोड़ी हो जाएगा जो इसमें लगा हुआ है। वो क्या होगा, ये सारा का सारा इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा मुझे। तभी तो मुझे किसी दो साइड्स के बीच का इक्विवेलेंट फाइंड पता चलेगा। अब ऐसा होगा, सपोज ऐसा रहता है, ये इस प्रकार से रहता है हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए, ये इस प्रकार से लगे हुए हैं। और पूछ रखा है ए से बी के पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, अगर ये बीच का 2 ओम है तो 2 ओम कह देंगे। बाकी जो इसमें जुड़े हुए हैं ये पूरा स्ट्रक्चर, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा ना। या कोई क्या पता इस प्रकार से भी रहते हैं इसमें जुड़े हुए इस प्रकार से, तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ता। तो ए से बी के बीच में फाइंड करना है, तो ये पूरे के पूरे इस प्रकार से हमारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं प्रत्येक साइड पर आर, तो इनका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट होगा, इनका कुछ ना कुछ योगदान होगा इस सर्किट में। या जो हमारा यहाँ से करंट जा रहा है सर्किट में, तो ये करंट बढ़ना होगा, इनमें कुछ ना कुछ इफेक्ट बढ़ेगा उससे। तो जो ए से बी के बीच में है, ये हमें आर ओम नहीं, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो आर ओम नहीं शो करेगा, वो कितना शो करेगा, इन सारे के सारे इक्विवेलेंट, इन सारे के सारे रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर। तो अगर हमें ऐसे केस रहता है, जब भी इस प्रकार का रहता है, तो हम क्या कर देते हैं, पहला स्टेप होता है कि हम उसमें एक बैटरी लगा देते हैं। किसी भी जैसे यहाँ पे ए बी पॉइंट के दो कॉर्नर के बीच में निकालना, तो इनके बीच में एक बैटरी एन वोल्ट की लगा दी मैंने। एन वोल्ट की बैटरी लगाने से क्या होगा जी, एन वोल्ट की बैटरी लगाने से ये होगा कि अब इस जो ये सर्किट है हमारा, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है रेजिस्टेंस का, इनमें क्या होगा, करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब करंट दौड़ेगा तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, उससे करंट दौड़ेगा, रेजिस्टेंस मुझे पता है। ठीक है, तो मैं इनके बीच में ओम्स लॉ से वी और आई और आर के बीच में जो होता है रिलेशन बना सकता हूँ। अब मुझे वहाँ से जो रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनली जो आर इक्विवेलेंट होगा हमारे पूरे सर्किट का, वो फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सपोज मैंने कहा ये बैटरी जोड़ने से इसमें जो करंट आया, करंट दौड़ना शुरू हुआ सर्किट में, वो मैंने कहा x+2y करंट दौड़ना शुरू हुआ। कितना दौड़ना शुरू हुआ, x+2y दौड़ना शुरू हुआ। और आपको पता ही है कि इसमें ये करंट बट रहा होगा, फिर ये करंट बटेगा बटेगा, और यहाँ पे क्या होगा, वापस मुझे क्या मिलेगा, इस बी पॉइंट के थ्रू या नेगेटिव टर्मिनल में वापस बैटरी का x+2y मिलना चाहिए। ठीक है जी। तो ये मैं पहले ही लिख देता हूँ, यहाँ से x+2y गया, तो यहाँ बाहर जो नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा बैटरी का, वो x+2y मिलना चाहिए। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अब मैं करंट डिवीजन लगाऊंगा इसमें। करंट डिवीजन लगाने पे अगर मैं कुछ भी गलती करता हूँ, तो मुझे ये बी पॉइंट पे ये वाली करंट वापस x+2y नहीं मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। तो मुझे पता चल जाएगा मैंने करंट क्या कर दिया, जो करंट डिवीजन लगाया वो गलत लगाया है। ठीक है जी। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें करंट डिवीजन लगाना है। तो करंट डिवीजन लगाना है जी। अब देखो, अब यहाँ से ये x+2y आया, तो इसमें तो मैंने x करंट भेज दी। अब जो ये हमारा है, ये देखो, इन ये पूरे के पूरे जो हमारा ये सर्किट दिख रहा है, इसमें सिमेट्री दिख रही है आपको। यहाँ से दो रेजिस्टेंस गए, फिर इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी देखो मैं, तो उसी प्रकार से हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिस प्रकार से हमारे इस रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि वेल सिमेट्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर वाई करंट गया है, तो इसमें भी कितना करंट गया है, वाई करंट गया है। यहाँ से मैंने कहा इसमें वाई गया है, इसमें वाई गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमने x+2y लिए गया था, x इसमें गया, y इसमें गया, y इसमें गया। अब यहाँ पे करंट डिवीजन कहाँ पे लगता है, करंट डिवीजन कहाँ से लगता है, किरचॉफ लॉ से लगता है। किरचॉफ लॉ में करंट डिवीजन क्या होता है जी, कि अगर कोई नोड है, ऐसा कोई जंक्शन बोलो, नोड बोलो, इस पर जितना करंट आता है जी, उतना ही करंट क्या होगा, बाहर को निकलेगा। यानी कि जो हमारा नोड है, यहाँ पे कोई भी करंट का क्या होता है, ह्रास, यानी कि बोले तो क्षय नहीं होता है। यहाँ पे करंट कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं इसे। जितना करंट हमारा किसी नोड पे आएगा उतना ही बाहर जाना चाहिए। या मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो जितना किसी नोड पे आ रहा है, उतना ही बाहर जाना, अच्छा, जितना बाहर गया है उतना ही उस पर आया भी होगा। हाँ, जो भी बोलना चाहो। तो यहाँ पे देखो जी, इसमें वाई गया, यहाँ पे मुझे पहला नोड प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले पहला नोड तो यहीं पे प्राप्त हो गया था, यहाँ पे पहला नोड था, तो यहाँ पे पहले करंट डिवीजन हुआ, इसमें एक्स निकल गया, इसमें वाई गया, इसमें वाई गया। अब यहाँ पे दूसरा नोड आया,
तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, हमारा करंट डिवाइड हो जाएगी, इस नोड पे करंट डिवाइड होगी। तो हमने कहा कि करंट डिवाइड हुई और इस वाले पार्ट में हमारा कितना गया, जेड करंट गई। तो इस वाले पार्ट के लिए कितनी करंट बच रही होगी जो इसमें जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, यहाँ पे देखो सपोज मैं यहाँ पे 10 एम्पियर भेज रहा था, तो मैंने कहा 10 एम्पियर इसमें भेजी, तो बाहर भी 10 ही एम्पियर मिलनी चाहिए, बाहर भी जो जाएगी इस नोड पे आ रही है 10 एम्पियर, तो बाहर भी 10 ही एम्पियर जानी चाहिए। सपोज मुझे ये पता चल गया इसमें 7 गई है, तो इसमें कितना जाएगा, 10 माइनस 7 यानी कि 3 एम्पियर जाएगी, तभी तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर ही बाहर जा रही होगी। तो इसमें कितनी जा रही है, 10 माइनस 7। तो इसी मेथड से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जेड इसमें चलेगी, तो वाई आ रही थी, तो इसमें कितनी बच रही होगी, इस वाले के लिए इसमें बच रही होगी वाई माइनस जेड, कितनी बच रही है, वाई माइनस जेड। और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एक नोड यहाँ पे मिल रहा था, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने इस वाले में कितनी भेज दी, जेड भेज दी, इस वाले में हमने कितनी भेज दी, जेड भेज दी। तो इस वाले के लिए कितनी बची हमारी, कितनी बची जी, वाई माइनस जेड बची। अब यहाँ से भी वाई माइनस जेड आई, यहाँ से भी वाई माइनस जेड आई, तो यहाँ पे इस नोड पे क्या होंगी, ये जुड़ जाएंगी, यहाँ पे क्या होंगी, इस नोड पे जुड़ जाएंगी, इस नोड पे ये जुड़ेंगी। तो जो ये वाला हमारा ब्रांच है, इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, इस ब्रांच में कितनी करंट होगी जी, तो ये दोनों करंट जुड़ जाएंगी, वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, कितना हो जाएगा, 2 वाई माइनस जेड, 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस जेड। तो ये होगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस जेड, किस वाली ब्रांच में, एच जी वाली ब्रांच में। फिर से यहाँ पे एक नोड आ गया, फिर से यहाँ पे क्या आ गया जी, एक नोड आ गया। अब इस नोड से देखो, इस नोड से मैंने कहा इस वाले में कितनी करंट जा रही है, हाँ इस सिमेट्री से इसमें वाई माइनस जेड जा रही थी, तो मैंने कह दिया इसमें भी कितनी जा रही है जी, इसमें हमने कह दिया वाई माइनस जेड निकल रही है, जो जी से अब में जा रही है, मैंने कहा वाई माइनस जेड जा रही है, तो वाई माइनस जेड इसमें चली गई। तो यहाँ के लिए कितनी बची, ये वाली ब्रांच है जो, इसके लिए भी कितनी बची, 2 वाई माइनस जेड आ रही थी, एक वाई माइनस जेड इसमें चली गई, तो एक वाई माइनस जेड क्या होगी, इस वाली ब्रांच के लिए बच जाएगी, एक वाई माइनस जेड इस वाली ब्रांच में गई। अब यहाँ पे फिर से एक नोड मिल रहा है, इस नोड पे देखो वाई माइनस जेड इस ब्रांच से आया, जेड इस ब्रांच से आया, तो जे वाली ब्रांच है इसमें हमारी कितनी करंट होगी, जेड यहाँ से आई और ये इतनी यहाँ से आई, तो ये जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो रही है, वाई माइनस 2 जेड, वाई माइनस 2 जेड हो जाएंगी। अरे जुड़ रही है, सॉरी सॉरी मैं भी गलत जोड़ रहा हूँ, देखो ना, जेड यहाँ से आई, जेड यहाँ से आई, प्लस वाई माइनस जेड यहाँ से आई, प्लस वाई माइनस जेड यहाँ से आई, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, इसमें तो कितनी बच रही है, इसमें सिर्फ वाई नहीं बच रही, इसमें कितनी बच रही है, जो सी बी ब्रांच है इसमें वाई करंट बच रही है। वैसे भी सिमेट्री से आपको दिख रहा था, ईडी में वाई जा रही थी, तो सी बी में भी क्या होगी, इसके सामने वाली ब्रांच वाई ही करंट आनी चाहिए थी। ठीक है जी, वाई यहाँ पे आई। और इससे देखो यहाँ इस वाली ब्रांच में कितना आएगा, एफ बी ब्रांच में वाई माइनस जेड यहाँ से आ रही है और जेड यहाँ से आ रही है, तो फिर से वही हो रहा है, वाई माइनस जेड प्लस जेड इस वाले नोड पे जुड़ेंगी, तो इस वाली ब्रांच में वो करंट आएगी, तो वाई माइनस जेड प्लस जेड करेंगे, तो यहाँ पे भी इसमें कितनी बच रही है, वाई बच रही है। अब देखो जो फाइनली बी नोड है, इस पे देखो वाई यहाँ से आ रही है, वाई यहाँ से आ रही है, एक्स यहाँ से आई, तो वापस मुझे बाहर कितनी मिल गई, एक्स प्लस 2 वाई मिल गई। इसका मतलब मैंने जो करंट डिवीजन लगाया बिल्कुल सही लगाया, करंट डिवीजन लगाया है वो हमने बिल्कुल सही लगाया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं जो मेथड है वो बड़ा अप्लाई करूँगा, मैं इसको सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा वीडियो को, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो देखो जी, सबसे पहला मैं मतलब जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि अगर मुझे इस पूरे के पूरे जो हमारा सर्किट है, इसमें मुझे क्या देखना है कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, इसका वोल्टेज ड्रॉप वी देखना है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अगर हमारा इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगे हुए तो हम क्या कहते हैं, आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से कहूँ हमारा वी कितना है, इस वाले जो हमारा सर्किट है इसमें वी कितना है, तो हमारा एन हो गया, वी कितना हो गया, एन हो गया, एन वोल्ट है ना, ये एन वोल्ट है, ये इसका मतलब ये है कि एन वोल्ट की बैटरी थी, तो एन हो गया इक्वल टू एन वी, छोड़ो एन उनका चक्कर, इसको हम वी मान देना, वी वोल्ट की बैटरी लगाई थी हमने। तो ये कितना हो जाएगा, वी आई, आई कितनी है जी, करंट करंट कितनी है सर्किट में, तो एक्स प्लस 2 वाई कितनी है, एक्स प्लस 2 वाई इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है, इंटू आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारा यहाँ से ये हमें पता चल रहा वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट से मैंने ये लगाया, तो मुझे यहाँ से ये हमारी एक इक्वेशन मिली, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करूँगा मैं जी, अब आपको दिख रहा है कि मुझे कहीं से अगर ये एक्स प्लस 2 वाई और आर इक्विवेलेंट इस प्रकार की जो हमारी रिलेशन बनाएंगे, हम कहाँ से बनाएंगे, अब देखते हैं। हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, अलग अलग लूप बनाएंगे, उसमें हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, और वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वहाँ से मुझे ये जो वी है इसके जो फॉर्म में है वो अलग अलग हमारे पास क्या मिलेंगे, इक्वेशन मिलेंगे, उनका कंपेरिजन करेंगे, फाइनली हमारे पास क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा। तो पहले हमने ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी, तो अब हम आगे की स्टेप फॉलो करते हैं। तो देखो जी, अब हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो किस किस में लगाएंगे, वो पहले मैं लगाऊंगा एक लूप, मैंने कहा कौन सा वाला है, जैसे डी सी जी एच, ये वाला लूप है, ये क्लोज लूप है कि नहीं दिख रहा आपको, डी सी जी एच, ये पीछे वाला जो स्क्वायर वाली शेप है डी सी जी एच, ये हमारा एक क्लोज लूप है। इस वाले में हम क्या करते हैं, जो ये क्लोज लूप है इसमें इसमें हम क्या लगा देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लगाते हैं। मैंने नाम लिख दिया इस क्लोज लूप का, मैंने लिख दिया क्या है जी, डी सी, क्या है, डी सी जी एच, ठीक है। अब यही देखो, ये क्लोज लूप, इसमें देखो डी सी ब्रांच में जेड जा रही है, ये डी एच ब्रांच में वाई माइनस जेड जा रही है, एच जी ब्रांच में ये जा रही है वाई 2 वाई माइनस जेड, और डी जी सी ब्रांच में वाई माइनस जेड जा रही। तो यहाँ पे देख लो, ये मैंने नीचे अलग से बना दिया है ये पूरा स्क्वायर, जिससे वहाँ पे क्या हो, वो थोड़ा सा वो ना हो जाए खिचड़ी टाइप का।
और जो पहली बार देख रहे हो उनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो, वहीं से अगर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा उनको कन्फ्यूज हो सकता है। बाकी तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही कर लोगे इसको, इतना मतलब ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, उसके बाद तो आप ऐसे ही मतलब फटाफट कर दोगे। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्लोज लूप मैंने कौन सा लिया, दूसरा क्लोज लूप मैंने ये वाला लिया ए बी सी डी। कौन सा वाला लिया, ए बी सी डी। ये भी एक क्लोज लूप दिख रहा है आपको, ए बी सी डी। ए से शुरू हुआ बी, अच्छा क्लोज लूप का पूरा नाम तो लिख ही नहीं रहा मैं, क्या था क्लोज लूप, डी सी जी एच, डी सी जी एच डी। क्लोज लूप का पूरा नाम अब लिखा ना मैंने, डी से शुरू हुआ था वापस डी पे भी आ गया। ऐसे ये ए बी सी डी ए, इस क्लोज लूप का नाम क्या होगा, ए बी सी डी ए से शुरू हुआ, ए से चलना शुरू किया, वापस देखो हम ए पे आ गए। तो इसका भी जो डायग्राम है जी, इसका भी जो डायग्राम है हमने हमने ये यहाँ पे बना रखा अलग, देख लो आप, आपको दिख रहे हो अगर दोनों, तो देख लो जी। ये हमने जेड करंट इसमें जा रही है, वाई इसमें ऐसे में जा रही है। डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसा नहीं कि आप बदल दो। तो ये करंट का डायरेक्शन मैंने सेम वही लिख रखा है, इसमें इधर को जा रही करंट, इसमें वाई इधर को आई, तो ये सारा का सारा मैंने नीचे भी बना दिया, अब समझाने के लिए थोड़ा मतलब वहीं पर कॉम्प्लिकेटेड ना होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको। इसका किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि जब भी इस प्रकार का क्लोज लूप होगा, जैसे यहाँ पे है डी सी एच जी डी, तो इसमें जब भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो वो क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप, यानी कि वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम होगा किसी क्लोज लूप में वो क्या होता है, जीरो होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि समेसन ई इक्वल टू आई आर कहेंगे हम, या मैं ऐसे कहूँ इसको, ये भी सही है, या मैं ऐसे कहूँ इसको कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अब यहाँ पे देखो वी तो कहीं दिख ही नहीं रहा आपको, वी तो कहीं है ही नहीं, ये ई का मतलब है, ये समेसन ई का मतलब है कि जो हमारा वी लगा हुआ वी इक्वल टू आई आर, कुल में आके यही तो कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो या तो वी है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा वी है वो जीरो होगा, वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो यही हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। अब आपको पता है कि ओम्स लॉ से वी इक्वल टू तो आई आर होता है। अब हम यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो ये दे रखा है ये लूप, इसमें हमारा वी कितना है प्रत्येक ब्रांच में। जैसे मैं लगाना शुरू करता हूँ एक तरफ से, मैं लगाना क्या करता हूँ, एक तरफ से शुरू करता हूँ, ठीक है जी। वी इक्वल टू आई आर यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से, आपको दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है जी। अब मैं लगाना शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं डी से सी में जाता हूँ, डी से सी में वी इक्वल टू आई आर, इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखना है इस ब्रांच में। तो आर कितना है, आर तो हमने कहा कि प्रत्येक उसमें क्या है, यहाँ पे वैसे मुझे ये भी लिखा देता, क्या दिक्कत थी ना। इस प्रकार से प्रत्येक ब्रांच में हमारा ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये तो आपको मैंने वहाँ ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वो हो जाता, अच्छा नहीं बनता डायग्राम, बार बार बनाना भी क्या था, ये आपको मतलब पता ही है कि इसमें प्रत्येक में आर लगे हैं, वही तो हमारा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे वी इक्वल टू आई आर फाइंड करना है, किसमें, डी डीसी ब्रांच में सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। डीसी ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप देखना है, तो वी इक्वल टू आई आर लगाओ, तो कितना हो जाएगा, आई कितना है इसमें, ये देखो जेड करंट। अब ये थोड़ा सा ऐसे खींच पीछे हो गया ना, तभी मैं इसको जितना साफ सुथरा हो उतना करने की कोशिश कर रहा था, ये जेड करंट पे चला गया इसमें। तो वी इक्वल टू आई आर लगाओ, तो आई इंटू आर, आई कितना है, जेड इंटू आर कितना है, जो हमारा रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में आ रही है, तो जेड आर हो गया वोल्टेज ड्रॉप। फिर डी सी जी ब्रांच में देख लो, सी जी ब्रांच में, हाँ एक चीज़ बताना तो भूल ही गया मैं, क्लोज लूप, अच्छा क्लोज लूप मैंने इधर को घुमा दिया, चल मैं इधर को रहा हूँ, हाँ चलो चलो चलो। ये क्लोज लूप, ये हम डायरेक्शन दिखाते हैं, क्लोज लूप ये मैंने ऐसा डायरेक्शन बनाया, इसका मतलब है कि मैं ऐसा चलूंगा, इस जो हमारा लूप है इसमें ऐसे चलूंगा। ऐसे चलने से क्या मतलब है कि जब मैं वी इक्वल टू आई आर लगाऊंगा ना किसी ब्रांच में, वोल्टेज ड्रॉप देखूंगा, तो वो मैं इसी के अकॉर्डिंग देखूंगा, किसके, एक तो मैं अपने चलने के हिसाब से देखूंगा, और अपने चलने के हिसाब से जब मैं करंट की डायरेक्शन में चलता हूँ तब मैं वी इक्वल टू आई आर क्या लूंगा, पॉजिटिव का वी आई आर लूंगा, तब मैं वी इक्वल टू क्या लूंगा, पॉजिटिव का आई आर लूंगा। और जहाँ पे जिस ब्रांच में मुझे करंट के अपोजिट चलना पड़ा, कि करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वहाँ पे जो वी होगा वो माइनस के आई आर होगा। ये तो मेन पॉइंट है, ये तो बताना ही भूल गया मैं, ठीक है जी। ये होगा। अब मैंने जब ये डायरेक्शन इधर को बना दी, तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो मुझे डी से सी में नहीं, सी से डी में जाना पड़ेगा, देखो ना। ऐसे मैं चल रहा हूँ तो क्लॉक वाइज चल रहा हूँ, तो ऐसे में जाना पड़ेगा ना। तो पहले मैं चलो एच जी से शुरू करता हूँ, ऐसे में चल रहा हूँ, एच से जी में गया, एच से जी में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा, वही कॉल्ट आई आर लगाओ। आई कितना है इसमें, इस वाली ब्रांच में देखो आई है, आई कितनी है हमारी, टू वाई माइनस जेड इंटू आर कितना है, तो आर तो हर किसी ब्रांच में स्मॉल आर ही है। हो गया ये वोल्टेज ड्रॉप, करंट की डायरेक्शन में चला तो पॉजिटिव लिया। यहाँ पे देखो इसमें भी मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो पॉजिटिव लूंगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, प्लस का आई इंटू आर, आई कितना है इसमें, ये देखो वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड इंटू आर, तो आर ही है, ठीक है जी। ऐसे ही इस वाली ब्रांच में देखो, इस वाली ब्रांच में मुझे करंट के अपोजिट चलना पड़ा, सी सी डी में करंट के अपोजिट चलना पड़ा, तो साइन आ गया माइनस का। और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी इक्वल टू आई आर लगाओ यहाँ पे भी, तो आई कितना है इसमें, जेड है, और आर तो आर ही है, तो हमारा जेड आर हो गया। और इस वाली ब्रांच में देखो, इस वाली ब्रांच में फिर से मैं करंट की डायरेक्शन में चला तो पॉजिटिव का लूँगा, पॉजिटिव का लिया जी। और यहाँ पे हमारा आई इंटू आर, आई इंटू आर लगाओ यहाँ पे, तो आई इंटू आर लगाओ जी। आई है हमारी वाई माइनस जेड, कितनी है, वाई माइनस जेड इंटू क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो आर ही है। और ये सारा का सारा एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे देख भी लो वैसे भी वोल्टेज है ही कहाँ इसमें दिख रहा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, जीरो हो जाएगा। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमने ये इस हिसाब से लगाया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, टू वाई आर, आर में सबसे कॉमन ले लो, कॉमन 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 क्यों लेना, चलो अंदर मल्टीप्लाई करते, टू वाई आर माइनस टू जेड आर प्लस वाई आर माइनस जेड आर,
माइनस का जेड आर, और ये प्लस का वाई आर माइनस का जी भी पढ़ते हैं इसको ना, जेड को जी आर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखो क्या क्या हो रहा है, वाई आर वाली टर्म कितनी है जी, एक ये भी है, एक ये भी है, दोनों दोनों प्लस की हैं, तो ये टोटल वाई आर वाले कितने हो गए, 2 3 4, 4 वाई आर आ गया जी। और ये जेड आर वाली कितनी टर्म है, 1 2 3, सबके सब माइनस में है, तो ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के 4 जेड आर वाली टर्म हो गई, वाई आर वाली टर्म हो गई, और कोई टर्म दिख रही, अच्छा 2 आर भी है, तो माइनस का 2 आर माइनस का 2 आर, अच्छा ये 2 आर, ये और भी तो है, माइनस का 4 आर हो जाएगा, ये जेड आर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जेड आर है, ये तो मैं जोड़ चुका हूँ, ये भी जेड आर तो नहीं कहीं, 2 और जेड एक जैसे हो गए, ये माइनस का जेड आर था ना, माइनस का जेड आर था यार, हाँ 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 माइनस का जेड आर, ये माइनस का जेड आर, इसमें भी ये माइनस का जेड आर है, तो माइनस का जेड आर होना था, ये माइनस का 5 जेड आर हो जाता, 1 2 3 जेड भी तो ये 2 की जैसे बना दिया, जेड है ये, 2 तो कहीं है ही नहीं, जेड है ये, जेड है, तो ये माइनस का 5 जेड आर कितना है, माइनस का 5 जेड आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमने कहा इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब यहाँ से आप एक चीज़ करो, आप इसमें भी लो जी, हमने ये करंट तो मैंने दिखाई रखी है, जेड है इस ब्रांच में, इसमें वाई है, एक्स है इसमें, इसमें जैसे वाई है, अब इसमें इससे इस डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, चलना है, ठीक है जी, लूप में इस डायरेक्शन में चलना है, और यहाँ पे क्या करो, आप वीडियो पॉज करके आप खुद एक बार कोशिश कर लो, इसमें आप वोल्टेज ड्रॉप लगाओ जी, इसमें आप खुद वोल्टेज ड्रॉप लगाओ, मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा ताकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाए। तो देखा जी, आई होप आपने लगाया होगा, तो आपको यही मिला होगा, देखो हमने इसमें भी लगाया, हमारा क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देख लो, मैं जब करंट की डायरेक्शन में गया, जेड इंटू आर, तो प्रत्येक ब्रांच में क्या है, स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, जेड इंटू आर, प्लस करंट की डायरेक्शन में चला तो वाई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप, इसमें देखो करंट के पॉजिटिव किया तो माइनस का एक्स क्या है, करंट है इसमें, तो एक्स इंटू आर, इसमें देखो करंट की डायरेक्शन में चला तो प्लस वाई आर, यहाँ से भी ऐसे सॉल्व किया, तो यहाँ से एक रिलेशन मैंने इसको मैंने इक्वेशन थर्ड कह दिया, जेड प्लस टू वाई माइनस एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ से देखो अब मुझे करना क्या है, जो बेसिकली मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ जो पिछली इक्वेशन नंबर 2 मानी थी हमने इससे क्या किया, वैसे इसमें भी देखो, इसमें भी हम ये आर जैसे शुरू में ही देख रहे थे, सब में कॉमन था, तो ये आर पहले ही कैंसिल कर देते थे, आर सबसे कॉमन लेते और आर को हम सीधे दूसरी तरफ ले जाते, जीरो बटे आर क्या देता, जीरो दे देता, तो बार बार आर लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब आप सॉल्व करते हो इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो ये आर वैसे भी गायब ही हो गया लास्ट में, देखो ना ये देखो आर गायब ही हो गया, और जो जेड की वैल्यू है मुझे जैसे यहाँ पे वाई की टर्म में क्या मिली थी, जेड बराबर, ये इक्वेशन सॉल्व की मैंने जब, तो जेड की वैल्यू कितनी मिली थी, 4/5 वाई मिली, और यहाँ से जब मैंने ये इक्वेशन सॉल्व की तो यहाँ से मुझे क्या मिला, जेड प्लस टू वाई माइनस एक्स बराबर जीरो, यहाँ पे मैंने जेड की जगह पे यहाँ से क्या है, जो जेड की वैल्यू मिली थी वो पुट की, और यहाँ पे प्लस टू वाई माइनस का एक्स बराबर जीरो किया, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में फाइंड कर दी, कितना है 14/5 वाई आया, आई होप आपको दिख रहा हो, थोड़ा ऊपर कर लेता, ठीक है जी। यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली, 14/5 वाई मिली। अब मेरे को जो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, वाई की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 5/14 एक्स लिखी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आसानी से आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया। वैसे यहाँ पे इनको इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड नहीं भी मानते, क्या जा रहा था ना, ये खाली कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इक्वेशन सेकंड थर्ड मानी हमने, आर में पहले ही कैंसिल कर सकता, जैसे यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता फिर कैलकुलेशन करने में भी, ठीक है। इक्वेशन सेकंड अभी मानो, मैंने तो जेड की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जेड की वैल्यू हमें इस जब हम सॉल्व करेंगे तो दूसरे उसमें लगा रहे हैं, जो दूसरा क्लोज लूप है, तो उसमें मुझे जेड की वैल्यू रखनी पड़ रही है, तो मैंने यहाँ से जेड की वैल्यू निकाली, चलो मान भी लो क्या जा रहा है उससे, तो हमने ये ऐसे लगा करके यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली। अब वाई की वैल्यू क्यों निकाली, अब इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, वाई क्या है, हाँ एक चीज़ देखो, ये जेड है, जो ये जेड क्या आती जी, ये जेड क्या आती, करंट थी ना, आपको याद होगा, हमने ये देख लो यार, चलो यार याद क्या रखोगे फालतू, ये है देखो, ये हमने यहाँ पे बांटी थी, जब ये जेड क्या थी, ये ब्रांच में करंट गई थी, तो ये करंट ही तो है, एक्स वाई जेड, जो ये एक्स वाई जेड ये सारा तो करंट ही है, तो मेनली हमने करंट की वैल्यू निकाली। देखो करंट की वैल्यू निकालने, ये जो लूप में हमने वोल्टेज लॉ लगाया उसका उद्देश्य ये था कि हमने करंट की वैल्यू निकाली, जैसे यहाँ पे जेड की वैल्यू एक्स वाई करंट की टर्म में निकाली, मतलब आपस में रिलेशन बनाए इनके, और जो वाई करंट है उसका एक्स करंट के साथ हमारा 5/14 आ गया, जो रिलेशन है 5/40 टाइम ऑफ एक्स है हमारा वाई के बराबर। अब इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, अब यहाँ आ जाओ जी, अब अपना मेन जो क्वेश्चन था उसमें वापस आ जाओ, चलो जगह अभी हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो जी जब हम अपने मेन डायग्राम पे वापस आए, तो अब देखिए जी, आपको हमने अभी अभी पीछे हमने यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्व की थी, किरचॉफ वोल्टेज लूप लगाया था इस वाले क्लोज लूप में, इस वाले क्लोज लूप में, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिले थे, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये हमें कुछ इस प्रकार से रिलेशन मिले थे, ये देखिए, जेड बराबर ये मिला था, वाई बराबर ये मिला था, जो ये हमारी करंट है इनकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आपस में रिलेशन मिला था इनका। तो जब ये वाई की वैल्यू मिलने लगी एक्स के टर्म में, अब मैं इस वाई की वैल्यू को कहाँ रख देता हूँ, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, जब हमने शुरू में किया था, शुरू में लिखा था हमने, इसमें इस वाई की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, इस वाई की वैल्यू को पुट करो तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 5/14, तो पुट किया हमने 5/14 इंटू एक्स इंटू आर इक्विवेलेंट वी बराबर है ना। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, तो 5/7,
ठीक है। 7x यहाँ से हो जाएगा 7 और 5 हो गया 12x, 12/7 कितना हो जाएगा ये सीधे सीधे हो रहा है 12/7, 12/7 x इंटू आर इक्विवेलेंट। ये पूरा सॉल्व करके इतना आया 12/7 x इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है जी, v इक्वल टू ये आया हमारा। अब ये जो v है ये एक रिलेशन मुझे मिल चुका है, ये एक रिलेशन मिल चुका है। अभी तक की जो कहानी हुई थी ना, ये पूरा का पूरा ये रिलेशन ढूंढने के लिए भी थी। अब लगाओ अपना जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये जो लूप 3 है इसमें कौन सा वाला लूप, जो ये ए बी ब्रांच जिसके बीच में कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उस वाले ब्रांच में जो हमारा ये लूप है इसमें लगाओ जी अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ ना भी लगाओ, सीधे सीधे हम ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर लगा सकता हूँ यहाँ पे, फिर भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही लगाएंगे हम, क्योंकि हमने पिछले पीछे भी लूप लगा रखा है। तो दोनों लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लूप में लगाना है ना, पहले तो देखो क्लोज लूप है कि नहीं है। अरे देखो ए से चलना शुरू किया मैंने, घूमा 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 वापस ए पे आया। अब देखो यहाँ पे ये इसमें देखो, यहाँ पे इस वाली ब्रांच में देखो x+2y करंट है यहाँ पे इस तार में, लेकिन इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो सिर्फ यहाँ पे है, इसी में तो है स्मॉल आर, जो हमारी प्रत्येक क्यूब की साइड पे स्मॉल आर था। तो जो हमारा वी इक्वल आई आर लगेगा वोल्टेज लॉ से, हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या होता था कि जब हम करंट की डायरेक्शन में चलते थे वी इक्वल टू आई आर लेते हैं, तो आई कितना है इसमें देखो एक्स करंट है, तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, एल्जेब्रिक वोल्टेज सम ऑफ एल्जेब्रिक वोल्टेज कितना, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज यार, हाँ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जो होता है किसी क्लोज लूप में 0 होता है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं करंट की डायरेक्शन में चलता हूँ तो मैं प्लस का वोल्टेज ड्रॉप ले रहा हूँ, प्लस का आई इंटू आर ले रहा हूँ वी इक्वल टू। और इसी केस में जब मैं ये वाला प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं जब वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चलूंगा तो साइन क्या लूंगा, नेगेटिव का लूंगा। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में चलता तो साइन क्या लेता, पॉजिटिव का वोल्टेज लेता। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में चला तो माइनस का वी लूंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पे कह रहा हूँ मैं, माइनस का वी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी तो कुछ वोल्टेज नहीं दिख रहा है इसमें, वोल्टेज ड्रॉप या वगैरह कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, सिर्फ इसमें दिख रहा है एक एक यहाँ पे दिख रहा है इस वाले में, इस वाले क्लोज लूप में। तो यहाँ से मैं एक इस वी को इस तरफ ले जाता तो ये प्लस का वी हो जाता, ये क्या हो जाता एक्स आर बराबर क्या हो जाता, प्लस का वी हो जाता। तो मैं यही तो कह रहा था कि सीधे सीधे यहाँ पे हम वो भी लगा सकते हैं, देखो सीधे सीधे हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। देखो ये सिंपल सर्किट मिल गया था ना आपको, एक करंट जा रही थी जिसमें एक्स एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ था, एक वी वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ से वी इक्वल टू कितना हो जाता, आई आर हो जाता, एक्स इंटू आर हो जाता। तो मैं वही कहना चाह रहा था, नहीं भी लगाते लूप लॉ तब भी हमें यही मिलने वाला था, लूप लॉ लगाया हमने तब भी वही मिला, है ना। तो अब यहाँ से देखो, अब मुझे करना है मेनली जो है कंपेरिजन करना है, जो ये मिला वी यहाँ से और जो ये मिला वी, इन दोनों वैल्यूज़ के हम कंपेरिजन करेंगे। एक्स की टर्म में मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्स करंट थी, तो मुझे जो एक्स करंट थी, तो जो वी वाला जो रिलेशन मिलने वाला था ना इस वाले में, तो वो एक्स की टर्म में मिलने वाला था, इसीलिए मैंने जो पूरा का पूरा पीछे जो हमने अलग अलग लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था, तो उसमें जो मैंने करंट एक्स थी, उस करंट जो हमारी वाई करंट जा रही है या जेड करंट जा रही है, इन सब के जो रिलेशन है वो एक्स की टर्म में कितना मिल रही है उन करंट की वैल्यू वाई और जेड की, वो हमने निकालने के लिए इनमें लूप इक्वेशन लगाई थी, तो हमें वो मिली थी। फिर मैंने वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली तो यहाँ पुट की थी। अब यहाँ से मुझे एक्स की टर्म में एक रिलेशन मिला था, तो वी इक्वल टू एक्स की टर्म में और आर इक्विवेलेंट की टर्म में एक रिलेशन मिल रहा। अब मैं यहाँ पे इन दोनों का कंपेरिजन करूंगा। जो ये वी है, जो ये वी नहीं लिखा था हमने इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये मैंने शुरू में ही लिख दिया था ना, वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मैंने कहा था इस पूरे के पूरे सर्किट का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। आई क्या होगा, इस सर्किट में जो करंट जा रही है, यही कहा था मैंने, तो वही लगाया था मैंने। अब वी जो है, ये वी वही है ना, और ये वी जो अभी हमने यहाँ पे लगाया, ये वी और वी तो सेम है, तो इसलिए वी बराबर वी कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, तो ये वी और वी सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स आर बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर होना चाहिए, 12/7 एक्स आर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये 7/12 इधर चला जाएगा, है ना, ये 7 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे 12 नीचे चला जाएगा, तो ये आर इक्विवेलेंट आपको फाइनली कितना मिल रहा है, जो आर इक्विवेलेंट मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा 7/12 स्मॉल आर। कितना मिल रहा है, 7/12 स्मॉल आर। तो ये सारी की सारी जो कहानी हमने कही, वो सारी की सारी ये आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए गई, ए और बी दो पॉइंट के बीच में किसी क्यूबिकल स्ट्रक्चर में, जिसमें कि प्रत्येक साइड पे स्मॉल आर रेजिस्टेंस लगे हुए थे, उसके किसी एक साइड के दो कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो हमने फाइंड किया। कितना आया ये, 7/12 स्मॉल आर। अब देखो, अगर आपको ये ध्यान ही रहता है तो कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में कह रखा है कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके प्रत्येक साइड पे सपोज 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 10 ओम है इस साइड पे, 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 10 ओम है। अब वहाँ पे उसने कह दिया कि हमने 10 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है। अब बैटरी बूटरी भी छोड़ो ना, उसने सीधे सीधे ये कह दिया ऐसा रेजिस्टेंस है, तो किसी एक साइड के दो कॉर्नर के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करके बताओ। अगर आपको ये ध्यान है, ध्यान नहीं भी है, आपको प्रोसेस पता है कि कैसे हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं दो कॉर्नर पॉइंट के बीच में, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप 7/12 इंटू, जैसे स्मॉल आर 10 दे रखा है तो 10 रखा, आप यहाँ से आसानी से ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ये था जी आज का जो हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जो जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहे थे उन सबको डिलीवर कर पाऊँ। तो यही था जी आज के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।